एक सुनसान गांव की हलचल भरी हवा में डर का साया फैला हुआ है। दूर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे सन्नाटे में बदल जाती है। यही वह जगह है जहां परंपरा और अंधविश्वास के नाम पर मासूम जिंदगियां कुर्बान कर दी जाती हैं। राजवीर और उसका परिवार इसी अंधेरे सच का हिस्सा है। बेटे की चाहत में वह बार बार शादियां करता है, लेकिन हर बार जब किस्मत उसे बेटी देती है, तब मासूम नवजात और उसकी माँ की सांसें छीन ली जाती हैं। उनकी चीखें खेतों और दीवारों में समा जाती हैं और उस घर की चार दीवारी में बस खामोशी बाकी रह जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म छोरी को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर विशाल खुफिया ने, और खास बात यह है कि ये फिल्म असल में भारतीय हॉरर फिल्म लब छपी का हिंदी रीमेक है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी की नहीं है, ये एक ऐसी औरत की दास्तान है जो सिर्फ अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, बल्कि अंधेरे में छुपे उन खौफनाक सायों से भी लड़ती है। सोचिए, एक प्रेग्नेंट औरत, गांव का सुनहरा घर और वहां मंडराती अदृश्य परछाइयां, क्या वो उन सायों से अपने बच्चों को बचा पाएगी? तो दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट, इस वीडियो में इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो अगर आपने छोरी फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर, क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाला है। तो टू बी रेडी। दोस्तों, इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर मैं इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू दूं तो सबसे पहले इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कमाल का है। हर सीन में डर का असर दोगुना हो जाता है। कभी अचानक आती अजीब आवाजें, तो कभी सन्नाटे की चीरती हुई धुनें। ये सब मिलाकर हर डरावने पल को और भी खतरनाक बना देते हैं। अब अगर सभी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सभी ने अपना अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ बनती है एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की, जिन्होंने इस फिल्म में साक्षी का किरदार निभाया है। साक्षी का किरदार इतनी हॉनेस्टी के साथ निभाया है कि हर डरावने सीन में उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उनकी आंखों से घबराहट सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फिल्म हमें सच में डराती है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। पूरी फिल्म में कई ऐसे पल आते हैं जो आपको सच में चौंका देंगे और आप सोचोगे कि आगे क्या होगा। कुल मिलाकर अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर ही पसंद आएगी। मस्ट वॉच दिस मूवी। तो चलिए, आप बिना किसी देरी के इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद डरावने सीन से, जिसमें हम एक महिला को देखते हैं जो कि किसी खेत में डर के मारे भाग रही है। भागते भागते अचानक वह गिर जाती है और उसके पास 3 बच्चे आते हैं। वो लड़के इसकी मदद करते हैं इसके बजाय, बल्कि वो उसे एक नाइफ देते हैं। महिला डर जाती हैं और वो कहती हैं वह अपने बच्चे को नहीं मार सकती, लेकिन उसका खुद का कंट्रोल उस पर नहीं होता है और वह नाइफ से खुद का ही पेट काट लेती हैं। और यहीं पर ही स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और यहीं से ही सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम मिलते हैं साक्षी से, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं और अनाथ बच्चों का ख्याल रखती हैं। साक्षी कुछ महीनों से प्रेग्नेंट है। एक दिन अपने एनजीओ में घूमते हुए वह एक लड़की को देखती हैं, जिसके साथ बाकी लड़के नहीं खेल रहे होते हैं। साक्षी उनको समझाती हैं कि कोई भी लड़की किसी खेल में शामिल हो सकती हैं, और हम आगे देखते हैं कि लड़के उस लड़की के साथ खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हेमंत आ जाता है, उसके साथ उसका ड्राइवर कजला भी होता है। वहीं पर हेमंत साक्षी से बात कर रहा होता है, तभी रोड पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें बैठे कुछ लोग गुस्से में दिखाई देते हैं। हेमंत भी उनके सामने देखता है और उन्हें देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। अब साक्षी और हेमंत अपने घर लौटते हैं और हेमंत अपने होने वाले बच्चे के लिए साक्षी को एक गिफ्ट देता है। साक्षी और हेमंत दोनों खुश हो जाते हैं। रात के टाइम पर साक्षी और हेमंत सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से साक्षी की नींद खुल जाती है। वह सुनती है मारपीट की आवाज़ें, घबराहट, जिसके बाद वो नीचे जाती हैं और देखती हैं कि कुछ लोग किसी व्यक्ति को बुरी तरह से पीट रहे हैं और वे उससे धमकी दे रहे होते हैं कि अगर तुमने 24 घंटे में पैसे नहीं लाए तो वो तुम्हें और साक्षी को मार देंगे। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हेमंत साक्षी को बताता है कि उसने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लिया था, लेकिन प्रोडक्ट सप्लायर उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। जिसके बाद साक्षी हेमंत को सजेस्ट करती है कि कुछ दिन के लिए हम कहीं और चले जाएं, ताकि उन्हें टाइम मिल सके
और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसी रात हेमंत का ड्राइवर कजला आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर अपन चलते हैं और वहां पर उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और आगे कजला बताता है कि वहां पर उसका घर और उसके छोटे भाई का घर है। रास्ते में चलते हुए साक्षी और हेमंत थोड़ी बातचीत करते हैं और जैसे ही सुबह होती है वे उस गांव पहुंच जाते हैं। कजला उन्हें पैदल चलने का रास्ता दिखाता है। साक्षी और हेमंत गन्ने के खेतों के बीच आगे बढ़ते हैं और यह बिल्कुल भूल भुलैया जैसा लगता है, क्योंकि दोस्तों हर मोड़ पर सस्पेंस बढ़ता जाता है, हर कदम पर डर का एहसास होता है ऑडियंस के दिलों में उतना ही। खैर साक्षी और हेमंत खेत में काफी समय घूमते रहते हैं लेकिन कोई भी रास्ता उन्हें नहीं मिलता है। थोड़ी देर के बाद आगे बढ़ते हुए दोनों हंसी मजाक करते हैं और अचानक से एक स्केयर क्रो के पास पहुंचते हैं जो कि खेतों के बीच लगा हुआ था, बिल्कुल किसी चौराहे जैसा। साक्षी जो कि प्रेग्नेंट लेडी है और वो काफी थक चुकी थी ट्रैवलिंग से, जिसके बाद हेमंत उसे वहीं रुककर आराम करने को बोलता है और खुद आगे बढ़कर घर ढूंढने निकल जाता है और साक्षी से बोलता है कि मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, कहकर वह चला जाता है। वहीं पर साक्षी वहीं बैठी रहती हैं और तभी वह नोटिस करती हैं कि स्केयर क्रो में थोड़ी सी मूवमेंट हुई है। और दोस्तों आपके लिए सवाल है कि क्या आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक हवा की हरकत थी या कुछ और, लेकिन साक्षी स्केयर क्रो मूवमेंट को इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि अक्सर हॉरर मूवीज में अक्सर ऐसा ही होता है, लोग छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी नींद लग जाती है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि रात हो चुकी थी। साक्षी तुरंत घबरा जाती है और सोचती है कि हेमंत अभी तक क्यों नहीं आया है और वो कहाँ रह गया है। दोस्तों अगर आप होते तो क्या आप अकेले इस खेत में खोजते? वह आसपास हर जगह ढूंढने लगती हैं। कुछ दूर जाने के बाद उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है और तभी वह भागते हुए किसी न किसी तरह एक घर के पास पहुंचती हैं और वहां पर वह देखती है कि हेमंत वही खड़ा है, लेकिन यह घर किसी और का नहीं बल्कि कजला का ही घर है। और वहां भानु देवी पहले से ही हेमंत के साथ खड़ी थी और वो साक्षी को देखकर बोलती है कि रे छोरी कहाँ रह गई थी, तेरा मर्द तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। हेमंत भी साक्षी को देखते हुए बताता है कि मैं काफ़ी परेशान था इसलिए जल्दी वापस आ गया और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए भी आया, तुम वहाँ नहीं मिली। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि क्या साक्षी और हेमंत इस रहस्यमय घर में सुरक्षित रह पाएंगे और इन सब में भानु देवी का असली इरादा क्या है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले पल में क्या डरावना मोड़ आने वाला है? और फिर आगे भानु देवी साक्षी को वेलकम करते हुए ग्रीटिंग करती हैं, लेकिन दोस्तों उसका लुक, उसका अंदाज और माहौल यह सब दर्शक के लिए दिल में डर और सस्पेंस को बढ़ा देता है। तो दोस्तों भानु देवी साक्षी को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि साक्षी तुम और तुम्हारा बच्चा यहाँ पूरी तरह से सेफ हैं और सुरक्षित हैं। मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं और साक्षी जैसे खाना खाने के लिए वो खुद बैठती हैं तभी भानु देवी उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि तुम अपने मर्द के बाद खाना खाओ। उसके बाद हेमंत और कजला खाना खाने के बाद बाहर बैठे होते हैं। हेमंत कजला के खेतों की तारीफ करता है, वाह यहाँ की फसल कितनी अच्छी है। तभी कजला मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह सब ऊपर वाले की कृपा है। खाना खाने के दौरान साक्षी कजला के भाइयों और इस घर के बारे में पूछती है भानु देवी से। तभी भानु देवी बताती है कि इस घर में पहले मैं रहती थी और मेरे साथ वाले कमरे में मेरे देवर रहता था जिसकी अब मौत हो चुकी है। साक्षी और हेमंत को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। खाना खाने के बाद भानु देवी बाहर आती हैं और हेमंत शांति से उसे धन्यवाद करता है और वो कहता है कि धन्यवाद आपका, आपने हमारी इतनी मदद की है और आप हमारी इतनी मदद कर रहे हो। भानु देवी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, यह तो मेरा फर्ज है क्योंकि हेमंत ने पहले भी मेरे पति की काफ़ी मदद की है। फिर भानु देवी सभी को दूध की गिलास देती हैं और साक्षी से कहती हैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। और कुछ देर बाद भानु देवी और कजला अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ मदद ही है, इसमें कुछ और छुपा है? और साक्षी और हेमंत इस रहस्यमय घर में पूरी तरह से सुरक्षित है भी या नहीं, और आगे ये सुरक्षित रह पाएंगे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों जिसके बाद साक्षी और हेमंत सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, जिसके बाद साक्षी थोड़े से पुराने ख्यालात सोच रही होती हैं और वो ये सोच रही होती हैं कि भानु देवी ने आखिर उसे ये बात क्यों बोली कि पत्नी को पति के बाद खाना खाना चाहिए।
जिसके बाद ये बात वो हेमंत को बताती है और हेमंत इस बात पे मुस्कुराते हुए मजाक करता है। दोनों धीरे धीरे सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि साक्षी लेटे हुए अपने आने वाले बच्चे से बात कर रही होती है। तभी साक्षी का ध्यान दूसरे कमरे की ओर जाता है और भानुदेवी के देवर के कमरे की विंडो पर कोई अजीब सी प्रेजेंस महसूस होती है। साक्षी थोड़ी देर तक इसे देखती है लेकिन फिर वो इसे इग्नोर कर सो जाती हैं। और फिर अगले दिन की सुबह होती है और वो जागती हैं और बाहर देखती हैं कि भानुदेवी हेमंत के घाव पर लेप लगा रही होती हैं। और वो लेप जिसके बाद भानुदेवी साक्षी को देती हैं। वो बोलती हैं कि ये लेप तुम 2 से 3 दिन लगाना जिससे हेमंत के घाव भर जाएंगे। थोड़ी देर बाद कजला आता है और हेमंत को अपने खेत दिखाने ले जाता है। उन दोनों के जाने के बाद साक्षी भानुदेवी से कहती है कि कल रात में ठीक से सो नहीं पाई, जिस पर भानुदेवी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, रे छोरी, नई नई जगह है, ऐसा ही होता है, धीरे धीरे तेरी आदत पड़ जाएगी। साक्षी थोड़ी सी चौंक जाती हैं और कहती हैं कि हम तो बस यहाँ पर 2 से 3 दिन ही रहेंगे, हेमंत ने आपको बताया नहीं। फिर भानुदेवी के चेहरे पर हल्की सी अजीबता आती है और वो बोलती हैं कि यहाँ औरतें अपने पतियों के नाम नहीं लेती। जिसके बाद दोस्तों साक्षी भानुदेवी से कहती हैं कि मैं खेत देखना चाहती हूँ। लेकिन भानुदेवी मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। फिर वो अपने घर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद साक्षी भानुदेवी के देवर योगेश्वर के कमरे में जाती हैं, जो पहले से ही जला हुआ था और वहाँ उसको बहुत बुरी बदबू भी महसूस होती है। दोस्तों क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस कमरे में क्या छुपा हुआ है? और तभी साक्षी को कुछ ठीक नहीं लगता है उस कमरे में और वो तुरंत उस कमरे से बाहर आ जाती है। अब साक्षी खेत देखने निकलती हैं बिना भानुदेवी के। फिर रास्ते में वह गन्ने के पत्तों पर नोट लगाती हैं ताकि वापसी का रास्ता याद रहे। और तभी उसे एक कुआं मिलता है। साक्षी झांक कर देखती है और उसी समय हेमंत अचानक से वहां उसे डरा देता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि साक्षी का रिएक्शन कैसा होगा। तो दोस्तों साक्षी गुस्से में हेमंत से रूठ जाती है और वापस वो घर पहुंचते हैं। घर आकर हेमंत साक्षी से कहता है कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, मैं शहर जा रहा हूँ कजला के साथ। साक्षी भी साथ जाने की कोशिश करती है लेकिन हेमंत उसे मना कर देता है और बोलता है कि अभी तुम्हारा शहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। साक्षी कुछ देर बाद उदास बैठी रहती है। तभी भानुदेवी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि उदास मत हो छोरी, से तेरे होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। और फिर भानुदेवी साक्षी को एक कहानी सुनाने लग जाती हैं। और फिर भानुदेवी एक कहानी सुनाना शुरू करती हैं साक्षी को। एक गांव में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा अपने परिवार के साथ खुश रहता था। एक दिन उस पेड़ पर एक नागिन लिपट गई और फिर उस पूरे पेड़ को जहरीला बना दिया। नागिन ने कौवे के अंडे को खा लिया। कौवा बहुत ही दुखी हो गया। फिर एक दिन एक चिड़िया अपने परिवार के साथ आई। कौवे ने अपनी योजना बनाई और चिड़िया के घोंसले में अपना अंडा रख दिया। जब नागिन आई उसने अंडा खाया, लेकिन इस बार ये कौवे का अंडा नहीं था और इस तरह से कौवे का अंडा बच गया। कौवा फिर खुश रहा और अपने बच्चों के साथ जिंदगी हंसी खुशी बिताने लग गया। फिर साक्षी धीरे धीरे से इमोशनल हो जाती हैं। भानुदेवी भी भावुक हो जाती हैं और फिर वो अपने हाथों में बनी काले कलर की बिंदियाँ साक्षी के हाथों पर हूबहू बनाती हैं। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि ये बिंदियाँ लगाना यहाँ की परंपरा है या फिर इसमें कुछ मिस्ट्री छुपी हुई है। और साक्षी भानुदेवी के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लग जाती हैं, जिससे साक्षी को काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है और वह बहुत ही खुश हो जाती हैं। और जैसे ही रात को भानु अपने घर जाने लगती हैं और तभी साक्षी भानुदेवी से कहती हैं कि आप बिल्कुल मेरी माँ जैसे लग रही हो, जिसे सुनकर भानुदेवी बहुत ही खुश हो जाती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साक्षी अपने कमरे में जा रही होती हैं। तभी हम वहाँ पर पास खड़े हुए एक बच्चे को कमरे में आता हुआ देखते हैं, जो कि थोड़ा सा झाँक कर भाग जाता है, जिसको साक्षी नहीं देख पाती है। यह लड़का पूरे सीन के दौरान वहीं पर ही खड़ा था और जिसके बाद यहाँ पर साक्षी और हेमंत कुछ बात कर रहे होते हैं और साक्षी हेमंत को बताती हैं कि उसको भानुदेवी के साथ में अच्छा लग रहा है और वह अब और भानुदेवी के बिना एक भी दिन यहाँ पर नहीं रहेगी और उनके साथ में अपना टाइम स्पेंड करेगी, जिसे सुनकर हेमंत बहुत खुश हो जाता है। फिर अगली सुबह साक्षी नींद से जागती हैं। तब तक हेमंत भी शहर जा चुका था और साक्षी बाहर आती हैं तो उसके घर के बाहर एक औरत बैठी मिलती है, जो कि लकड़ी काट रही होती है, जिसके कट का एक बड़ा सा एक निशान साक्षी उस औरत के पेट पर देखती हैं। जिसके बाद वहां पर भानुदेवी आती हैं
और वह उस औरत पर गुस्सा करने लगती हैं और वो साक्षी को घर के अंदर ले जाती हैं और साक्षी को बताती हैं कि वह औरत मेरे बेटे राजवीर की पत्नी रानी है, यानी कि वह भानुदेवी की बहू रानी है। और वो आगे बताती हैं कि रानी जब प्रेग्नेंट थी तब राजवीर और मैं दोनों बहुत ही खुश रहा करते थे और भानु भी, जो कि रानी की दिन रात ख्याल रखती थी। भानुदेवी ने रानी से खेत पर जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी रानी खेत पर गई। एक दिन गिरने से उसका मिसकैरेज हो गया और जिसके बाद उसका पेट काटकर उसका बच्चा निकालना पड़ा, जिसका जख्म आज भी रानी के पेट पर है। और वो आगे बताती हैं कि जिसके बाद रानी अपने बच्चे के मरने के बाद सदमे में पहुंच गई हैं और वो दोबारा कभी कोई बात नहीं करती हैं। राजवीर शहर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजवीर अचानक गायब क्यों गया? क्या वह किसी मिस्टीरियसली पावर का शिकार हुआ था? फिर साक्षी यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भानुदेवी को भी इस बात पर काफ़ी दुख होता है और साक्षी इमोशनल होते हुए फिर भानुदेवी से ये कहती हैं कि मेरा और मेरा बच्चा आपका ही तो है। उसके बाद रानी वहाँ आती है लकड़ियाँ रखने के लिए। भानुदेवी साक्षी से बातें करती हैं। रात को भानुदेवी अपने घर जाने लगती हैं और कहती हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन आज रात वह साक्षी के साथ रहने वाली हैं। अब भानुदेवी जब चली जाती हैं तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा घर की घंटी बजा देता है। साक्षी उसे देखकर पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? इतने में दूसरा बच्चा दूसरे साइड की घंटी बजाने लगता है और तभी वहाँ पर 3 बच्चे इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं साक्षी को। उन्हें देखकर साक्षी बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ साधारण बच्चे हैं या किसी भूतिया शक्ति के संकेत हैं? साक्षी उनके पीछे दौड़ती हैं। बच्चे भागकर घर के पीछे चले जाते हैं और साक्षी भी उनके पीछे पीछे खुशी खुशी जाती हैं। सोचिए, क्या ये बच्चे सुरक्षित हैं या कुछ ऐसा होने वाला है झकझोर देगा? बट तभी वहाँ भानुदेवी आ जाती हैं और साक्षी को घर के अंदर ले जाती हैं। साक्षी को यह बात अजीब लगती है और फिर वो भानुदेवी से ये बोलती हैं कि इन बच्चों से दूर रहने का क्या मतलब है। लेकिन भानुदेवी की बात सुनकर लगता है कि कुछ छुपा हुआ है और वही बात रानी भी नहीं मानती। ये बात भानुदेवी साक्षी को बताती हैं। रात को साक्षी सो जाती हैं, लेकिन उसकी नींद अचानक टूटती है और वह पाती हैं कि भानुदेवी उसके बेड के साइड में बैठी हुई हैं, जिन्हें देखकर साक्षी थोड़ी घबरा जाती हैं और वो पूछती हैं आप यहाँ क्यों बैठी हैं? जिस पर भानुदेवी जवाब देती हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। अगले दिन वही बच्चे फिर दिखाई देते हैं, जिनका पीछा करते करते साक्षी पीछे वाले कमरे में पहुंचती है और वो देखती हैं कि बच्चे उसके सामने लुका छुपी खेल रहे थे, बार बार छुपते और भागते हैं। जिसके बाद कमरे के गेट पर उसे एक रेडियो मिलता है और उसमें बज रही थी एक औरत की लोरी, जैसे कोई कह रहा हो छोटी आ रही है खेलने खेलने। तो दोस्तों, ये लोरी सुनकर आपको क्या लगता है? ये सिर्फ क्या एक गेम है या फिर इस लोरी के थ्रू कोई साक्षी को वार्निंग दे देना चाहता है? फिर साक्षी रेडियो को अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन तभी पीछे किसी औरत की छाया खड़ी होती हैं और जैसे ही साक्षी बाहर आती है वह औरत एक बच्चे के साथ कमरे में खड़ी होती है। साक्षी को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और वह रेडियो अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी भानुदेवी आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी काफ़ी इंटेंस होने वाली है। भानुदेवी साक्षी से कहती हैं कि तू इन बच्चों से दूर रहे, जिस पर साक्षी जवाब देती है मैं दूर नहीं रहूंगी, ये बच्चे ही तो हैं। अब सीन में और भी टेंशन भर जाता है। भानुदेवी और साक्षी के बीच में रानी को लेकर बहस शुरू हो जाती है। भानुदेवी रानी को बहुत बुरा बोलती हैं, तुम यहाँ बोझ हो, ऐसा वैसा। लेकिन साक्षी नहीं मानती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि साक्षी नहीं मानती है और भानु फिर गुस्से में साक्षी के हाथों से रेडियो छीन कर बाहर फेंक देती हैं। फिर भानु साक्षी से कहती हैं कि तुम्हारे पति हेमंत बेटा चाहते हैं और तुम्हें पता है तुम्हारे पेट में बेटा नहीं एक बेटी है, ये बात मैं जानती हूँ। दोस्तों, क्या आपने सोचा था भानुदेवी को साक्षी के पेट के बारे में कैसे पता चला कि इसके अंदर बेटा है या बेटी? यह बात आपको शॉक्ड कर देगी। तभी साक्षी हिम्मत दिखाती है, फिर बोलती है कि मैं हेमंत को अच्छे से जानती हूँ, वह ऐसा आदमी नहीं है। और वहीं पर जैसे ही हेमंत आता है और साक्षी उसका मिलकर हेमंत से जिद करती हैं कि हमें यहाँ से अभी तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि भानुदेवी हमारे बच्चे को लेना चाहती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या साक्षी और हेमंत सुरक्षित निकल पाएंगे यहाँ से? लेकिन तभी यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड सीन्स हमें देखने को मिलता है। अगले दिन साक्षी धीरे धीरे होश में आती है और खुद को एक तांत्रिक के पास पाती हैं।
और दोस्तों यहीं पे एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि भानु देवी और कजला साक्षी और उसके हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों किया होगा? क्या यह एक ब्लैक मैजिक का पार्ट है? चलिए इसे हम आगे जानते हैं। साक्षी फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन भानु देवी उसे एक कमरे में छोड़ती हैं, लेकिन इस बार उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब कहानी में सबसे डरावना और ट्विस्ट भरा हिस्सा आने वाला है। फिर हम देखते हैं भानु देवी का फ्लैशबैक, और भानु देवी खुद साक्षी को अपना फ्लैशबैक सुनाती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि उसके 4 बच्चे थे, जिनमें से उसके बड़े बेटे का नाम राजवीर था और जिसमें से 3 छोटे बेटे थे। योगेश्वर की शादी सुनैना नाम की लड़की से करवाई। शादी के बाद वो भानु के तीनों बच्चों के साथ समय बिताने लगी। भानु के बच्चे उस पर विश्वास करते थे और फिर धीरे धीरे भानु के उसके बच्चों से दूरी बढ़ने लगी, और भानु को यह लगता है कि सुनैना उसके बच्चों को गलत सिखाती हैं। समय बीतता गया और सुनैना प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन भानु ने सुनैना को रोकने की कोशिश की और योगेश्वर ने उसे समझाया, और वहीं पर हम देखते हैं कि सुनैना ने अपने पति योगेश्वर का कत्ल कर दिया। और फिर भानु के तीनों बच्चों को लेकर सुनैना एक कुएं में कूद गई और अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों क्या आपने सोचा था कहानी इतनी डरावनी मोड़ लेगी? कुछ समय बाद राजवीर की शादी हुई और वह सब कुछ खुश थे, लेकिन सारी चीजें गलत होने लगी। सुनैना ने रानी के होने वाले बच्चों को मारा। फिर राजवीर की दूसरी शादी हुई और तीसरी, हर जगह वही हुआ। सुनैना हर बच्चे को मारती रही, और यहीं पर भानु देवी और कजला का उद्देश्य था कि उनका वंश बच जाए किसी न किसी तरह से। फिर राजवीर को शहर भेज दिया गया, और अब शहर में उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। फिर आता है तांत्रिक का संदेश भानु को, जो कोई भी औरत इस घर में 3 दिन तक रहेगी, इस घर पर लगा हुआ श्राप टूट जाएगा। और यही कारण है कि भानु ने साक्षी को यहाँ 3 दिन तक रहने के लिए कहा। अब दोस्तों वही डरावना पल आता है, और अचानक से ही उसके पेट पर हाथों के पंजों के निशान दिखते हैं। तो दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है या इसमें कोई ब्लैक मैजिक चल रहा है। फिर साक्षी डर के बावजूद उस कमरे में वापस जाती हैं, और वहाँ उससे रेडियो में लोरी सुनाई देती है, जैसे ही कोई बच्चों के साथ खेल रहा हो। 3 बच्चे हर जगह दिखाई देते हैं, लुका छुपी खेलते हुए। सुनैना कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन बच्चे हर जगह उसके सामने होते हैं, सामने इधर उधर खेलते हैं। तभी दोस्तों वो उन बच्चों को दौड़ते हुए एक कुएं में कूदते हुए देखती हैं। लेकिन फिर उससे भानु की बात याद आती है, यह सब भ्रम है। 3 दिन तक जो भी तुम्हें देखेगा वह सब तुम्हारा भ्रम होगा। साक्षी खुद को किसी न किसी तरह से संभालती हैं, लेकिन खेत में भटकते हुए वहाँ पर काफ़ी रात हो जाती है, जिसकी वजह से उसको वहीं से ही नींद आ जाती है और वह बाहर नहीं निकल पाती हैं। और फिर वह घर के उसी कमरे में लौटती हैं जहाँ उसके सामने सुनैना नाम की लेडी की छवि दिखाई देती है, और खुद को वो कमरे में बंद कर देती हैं। और बाहर उसे राजवीर, भानु और कजला तीनों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि साक्षी डर के मारे छुप जाती हैं, और तभी वो सब अंदर आकर राजवीर उन पर फ्यूल डालकर उसे जला देता है। क्या यहाँ साक्षी सच में जल जाएगी? यह उसका मन का भ्रम है, लेकिन यह सब साक्षी का भ्रम था। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यह है कि 3 दिन तक श्राप और भयानक इफेक्ट सिर्फ भ्रम थे। अब कहानी और धीरे धीरे अपने फाइनल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने वाली है, और सुनैना साक्षी को डराती है और साक्षी वहाँ से बाहर आ जाती है। साक्षी वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने दुपट्टे पर उस जगह का एक मैप और रास्ता बनाने लगती हैं, लेकिन फिर से वह हर बार घूम फिर कर एक ही जगह वापस आ रही थी। उसका यह तरीका बिल्कुल फेल हो जा रहा था। साक्षी बहुत परेशान हो जाती हैं और काफ़ी टूट जाती हैं, और हम देख पाते हैं कि वह घर खेत के बीचों बीच है, जहाँ पर दूर दूर तक हमको कोई भी रास्ता उसके घर के बाहर तक जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। अगले दिन साक्षी की नींद खुलती है, जो कि वही खेत पर सो गई थी, और वह घर जाकर कुछ खाने को ढूंढती हैं। उसको बहुत भूख लग रही थी, बच्चे को इससे नुकसान हो सकता था, और वहाँ पर साक्षी को कुछ भी खाने को नहीं मिलता, बस थोड़े से दाने मिलते हैं, जिसको वह बेचारी खाने लगती हैं। ये सीन काफ़ी इमोशनल लगता है दोस्तों। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को यहाँ पर खाने को भी बस दाने मिले। अब जैसा कि भानु देवी ने सबको बोला था अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद अगली सुबह साक्षी अपने आप को समझा रही होती है कि जो भी वह देख रही है वह उसका वही बच्चे और सुनैना फिर से
खेलते हुए उसे मिलते हैं और जब वह देखते हैं कि वह बच्चे और सुनैना बैठे हुए थे, सुनैना प्रेग्नेंट थी और वह बच्चों को बोलती है कि उसके पेट में एक बच्ची है, जिसके लिए सुनैना बहुत खुश थी और वह बच्चे भी। तभी भानु देवी वहाँ पर आती हैं, जो कि रानी की लड़की या फिर छोरी के नाम पर सुनैना को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगती हैं और योगेश्वर से कहकर उसके पिटाई लगवाने लगती हैं। और तभी योगेश्वर सुनैना को पीटने लगने लग जाता है। तभी वह 3 बच्चे आते हैं और तभी सुनैना को एक नाइफ देते हैं खुद को बचाने के लिए। सुनैना यहाँ पर रोते हुए बोलती हैं कि योगेश्वर उसके बेटी यानी कि छोरी को छोड़ दें। और तभी योगेश्वर को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो काफी गुस्सा हो जाता है और पीटता रहता है सुनैना को। बट इस बार बच्चे उसको रोकने के लिए उसके पैर पकड़ते हैं, बट इस बार योगेश्वर का पैर पकड़ लेते हैं ताकि वो किसी न किसी तरह से सुनैना आंटी को छोड़ दे। और फिर वह गिर जाता है और गलती से सुनैना के हाथ में नाइफ था जो कि योगेश्वर को लग जाता है और योगेश्वर की वही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तभी वहां भानु देवी वहां पहुंचती हैं और वह योगेश्वर की मौत के सुनैना पर इल्जाम लगाती हैं और उसे बुरा भला सुनाने लग जाती हैं, जिस पर सुनैना रोते हुए यह बताती है कि उसने ये नहीं किया है और वो बताती है कि यह सिर्फ एक हादसा था। तभी वहां पर रानी दिखाई देती हैं और राजवीर की बाकी सारी बीवियां अब एक एक करके दिखाई देने लग जाती हैं, जिसके बाद ये सब एक एक करके साक्षी के सामने अपना पेट काट देती हैं, जिन्हें देखकर साक्षी बहुत डर जाती हैं और किसी न किसी तरह से वो खुद को संभालते हुए कोशिश करते हुए वहां से घर चली जाती हैं और वह बगल वाले कमरे की ओर देखती हैं जहां पर उसे आग दिखाई देती है और वो बड़बड़ाती है कि सुनैना बेकसूर थी। साक्षी उस कमरे में जाती है पर दोस्तों वहां पर साक्षी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि साक्षी का अचानक से उसका पेट बहुत ही भयानक तरीके से जलने लगता है, जिससे साक्षी को बहुत ही पेन होता है और वो नीचे गिर जाती हैं। कुछ देर बाद साक्षी को होश आता है तो वह देखती है कि उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया है। तभी उसी टाइम पर हम वहां पर एक इविल को भी देखते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर साक्षी अपने बच्चे को अपने पास नहीं पाती हैं और वो घबरा कर उठकर गन्ने की खेतों की तरफ भागती हैं। वह उसे कुएं पर जा रुकती हैं और वह देखती हैं कि अपनी बच्ची को राजवीर के हाथों में देखती हैं, जहां पहले से ही भानु देवी और उसका पति कजला मौजूद थे और जहां पर साक्षी चिल्लाते हुए बोलती हैं कि मेरी बच्ची, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है और फिर राजवीर उस बच्ची को कुएं में गिरा देता है। यहीं पर ही भानु देवी का यह मानना था कि उस घर पर लगा श्राप इससे हट जाएगा। एक माँ के सामने उसकी बच्ची को मारना, यह सोचकर ही रूह कांप उठती है और क्या बीती है वो तो उसी माँ के दिल को ही पता होता है। और जिसके बाद भानु और राजवीर ये लोग चले जाते हैं वहां से। साक्षी उस कुएं में झांक कर देखती है कि फिर उसे दिखाई पड़ता है कि उसमें उसका बच्चा नहीं बल्कि उसमें हजारों की संख्या में बच्चे थे। और तभी वो अपने पेट की ओर देखती हैं जहां पर उसका पेट वैसा ही हो गया था जैसा कि प्रेगनेंसी के टाइम था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये उसका भ्रम हो। जिसके बाद हम इस फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी सीन्स देखते हैं, जिसके बाद उन तीनों लड़कों को फिर साक्षी देखती हैं और उसी के साथ वो सुनैना को भी देखती हैं, जो कि एक इविल के रूप में उसके सामने आ जाती हैं। और फिर वो इविल चलाते हुए साक्षी को कंट्रोल करने लगती हैं। और तभी साक्षी समझदारी से काम लेती हैं और सुनैना से वादा कर लेती हैं, तुम इस चीज को बार बार मत दोहराओ सुनैना, तुझे मैं इंसाफ दिलाऊंगी। फिर साक्षी के बार बार बोलने से वो मान जाती हैं और वह उसे छोड़ देती हैं और वहां से चली जाती हैं। अगले सीन साक्षी घर जाकर बैठ जाती हैं। भानु, कजला और हेमंत ये तीनों लोग भी वहां पर आ जाते हैं, जहां पर तभी साक्षी हेमंत को सुनैना का असली सच सबको सुनाने लग जाती हैं और वो बताती हैं कि सुनैना एकदम बेकसूर थी और उसकी किसी ने नहीं सुनी और राजवीर को मारने का झूठा इल्जाम उस पर लगा दिया था। और फिर वो आगे बताती हैं कि और जो भानु देवी के तीनों छोटे बच्चे थे वो उसकी छोटी चाची को बचाव में वो भी उसके साथ उस कुएं में कूद गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और उसके बाद दोस्तों साक्षी को यह भी समझ आ जाता है कि जिसे वो हेमंत समझ कर सब कुछ बता रही हैं,
असल में वो राजवीर है। और जहाँ पर ये सारी बातें जब साक्षी सबको बताती हैं तो कजला अचानक से अपना सच छुपाने पर उसको ये बोलता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। और फिर साक्षी बिना किसी डर के सबको ये बताती है कि इस बच्चे को मैं जन्म देकर रहूंगी। जिसके बाद साक्षी वह से बिना डरे वहां से जाने लगती हैं। तभी उसके पीछे राजवीर आता है उसे मारने के लिए। उसी वक्त अचानक से रानी आकर किसी एक छुरी राजवीर पर वार करने लग जाती है, जिसकी वजह से वहीं पर ही राजवीर की जान चली जाती है। और यहाँ पर ही इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई छोरी फिल्म पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। और दोस्तों सच कहूँ तो मुझे ये फिल्म पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। आपने अगर छोरी फिल्म देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर आपको बता दूं कि इस फिल्म का सिक्वल छोरी 2 के नाम से रिलीज हो चुका था अप्रैल 2025 में। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका एक्सप्लेनेशंस वीडियो लेकर आऊँ कुछ इस तरह से, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए छोरी 2 मूवी एक्सप्लेनेशंस, जिस पर इन फ्यूचर में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से वीडियो जरूर बनाऊंगा। और लास्ट में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है।